अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मेरे पास कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं और बहुत ही भयानक ख़बरें हैं टर्किश सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और अगर एक फ़िक्रे में से मैं कंक्लूड करूं, जो 11 तरामीम इंट्रोड्यूस की गई हैं जो 1 जनवरी 2023 से लागू होंगी, नए कवानीन मुतारफ़ करवाए गए हैं, वो अगर मैं एक फ़िक्रे में उससे कंक्लूड करूं तो आप ये समझें कि तुर्की में 2023 में कफ़ील सिस्टम मुतारफ़ किया जा रहा है। कफ़ील सिस्टम अरब कंट्री में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सिस्टम है, और कोई भी कारोबार करने के लिए या कोई किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पर बतदरीज कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो रहा है। लेकिन इन सब तरामीम से जो मेरी समझ में चीज़ें आई हैं या इन कवानीन को पढ़ के जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो ये कि तुर्की में एक अनदेखा कफ़ील सिस्टम राइज होने जा रहा है। कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट पिछली अपनी वीडियो में आपसे शेयर की थी तरामीम। उस वक्त अभी नोटिफिकेशन आया नहीं था, नोटिफिकेशन तफसीलन आ चुका है। 1 जनवरी 2023 से ये कवानीन लागू होने जा रहे हैं। मैं इसके 11 पॉइंट में जो अहम पॉइंट हैं, जो आपकी गोश गुजार करना ज़रूरी है, उन अफराद को बताना ज़रूरी है जो यहाँ पर टर्किश सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो उनको मेरी पिछली वीडियो में 2-3 मैंने अहम बातें बताई थी, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं वो तरामीम बताने जा रहा हूँ जिससे बादियों नज़र में दिखाई दे रहा है कि कफ़ील सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा और फॉरेनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद होंगे। अब अगर मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसको मैंने जो परसीव किया है, मैंने उसकी डिटेल जो पढ़ी है, वो ये कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक होगा, इसका मतलब ये कि आप, जैसा कि मैंने 2 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मैंने प्रॉपर्टीज़ लेके अपनी वो सिटीजनशिप अप्लाई की थी, तो बादियों नज़र में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होती है तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब ये है कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और प्रॉपर्टी 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 3 1+1 भी हो सकते हैं, एक 2+1 1+1 भी हो सकता है, सिंगल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जितनी मर्जी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिंगल होगा। ये एक बाइंडिंग है जो कि जिसके साथ एक और चीज़ मुंसलिक है जो कि इतनी रिलेटेड नहीं, मैं वो डिस्कस करता चलूँ कि जो सिटीजनशिप है वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई की जा सकेगी। पहले ये होता था कि अंकारा की सिटीजनशिप यहाँ इस्तांबुल से भी अप्लाई की जा सकती थी, अंतालिया की यहाँ से इस्तांबुल की वहाँ से अप्लाई की जा सकती थी। अब मुतलका डिस्ट्रिक्ट से ही एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर ये कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि शराकत दारी का टापू जो है, यानी अगर 15 लाख की प्रॉपर्टी है या 12 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी है तो उस पर 3 सिटीजनशिप बनती है कानून के मुताबिक। अगर उस एक प्रॉपर्टी की मालियत 12 लाख डॉलर है और 3 आदमियों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी ले ली है तो उस पर सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी। मैं अपनी पिछली वीडियो में मुफस्सल ये तफसीलात दे चुका हूँ, वो उससे आप जान सकते हैं सारी मालूमात। उसके बाद आ जाएं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले आप सिटीजनशिप की, अगर आपने कहीं अपार्टमेंट ख़रीदा और उसके ब्लॉक की भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो आप उसकी सिटीजनशिप पर नहीं अप्लाई कर सकते, यानी अस्कान उसका ज़रूरी है। ये वैसे पहले भी थोड़ा सा कानून लागू होता था, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा उसे मेंशन कर दिया है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्मली लोग तभी खरीदते हैं जब उसके ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है, अस्कान मिल चुका होता है। तो इसके बाद जो 3 हॉरिबल पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस पर मैंने ये कहा है कि कफ़ील सिस्टम दिखाई दे रहा है। टर्किश सिटीजन की प्रॉपर्टी, लाइक मैं टर्किश सिटीजन हूं, मेरी प्रॉपर्टी मैं बेचना, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं किसी प्रोजेक्ट में, और मेरा कज़न, मेरा भाई या मेरा कोई और रिश्तेदार जो है वो सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो मुझसे मेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है,
तो कानून में ये तरामीम कर दी गई हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसे यानी वो अगर मुझसे प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगी वो प्रॉपर्टी। नंबर 1 ये हॉरिबल बात। नंबर 2 बात ये कि अब इसका एक सोल्यूशन ये था कि मैं प्रॉपर्टी किसी अपने तरकश दोस्त के नाम ट्रांसफर करता और उससे मैं अपने कज़न या अपने भाई को या अपनी उसकी जो रिलेटिव की फैमिली है वो उसको मैं अपनी ही प्रॉपर्टी किसी टर्कश के नाम ट्रांसफ़र करके उसको बेच देता तो वो एलिजिबिलिटी बन जाती। लेकिन अब उस पर भी कदगन लग गई है, यानी मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी बाई बॉर्न टर्कश को ट्रांसफ़र करूँगा तो 3 साल तक वो प्रॉपर्टी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगी। यानी मिनिमम लिमिट 3 साल है उसकी। 3 साल बाद वो, क्योंकि तरकश बाई बॉर्न तरकश को वो शिफ्ट हो गई है, फॉरनर से तरकश को जब शिफ्ट होगी तो 3 साल का कदगन लगा दिया गया है कि वो 3 साल तक उस मुख्तलिफ तरकश या एक तरकश बाई बॉर्न तरकश के पास रहेगी, तो उसके बाद वो उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी कि वो किसी फॉरनर को सिटीजनशिप वो प्रॉपर्टी दे सकती है। अब कफील सिस्टम जो मैं सबसे हॉरिबल आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट की रास्ते में बड़ी रुकावट पैदा होगी, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक कफील सिस्टम, एक दरपर्दा कफील सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। वो ये कि जैसा कि मेरा एक मॉडल था कि मैं तरकश सिटीजनशिप मैंने ले ली, मैंने एक्वायर कर ली, और उसके बाद मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं एज ए तरकश सिटीजन करता हूँ। अब होता क्या है कि मेरी जो प्रॉपर्टी जो मैं डिफरेंट जगह पर, यानी वो प्रॉपर्टी नहीं जिस पर मैंने सिटीजनशिप ली हुई है, वो तो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल नहीं है किसी दूसरी सिटीजनशिप के लिए। एक प्रॉपर्टी पर पूरी लाइफ में सिर्फ एक सिटीजनशिप हो सकती है, ये तो पुराना कानून है, लास्ट ईयर बना था। लेकिन मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने इस नज़रिए से कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट में या ग्राउंड लेवल पर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मैं उसको इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई फॉरेनर, मेरा कोई कस्टमर या मेरा कोई मिलने वाला आएगा तो उसे सिटीजनशिप चाहिए होगी, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी उसे ऑफर कर दूंगा और वो उसकी बुनियाद पर, उसके टापू की बुनियाद पर, क्योंकि अब मैं तरकश सिटीजन हूँ और मेरा जो टापू है वो तरकश सिटीजन के तौर पर हुआ है। तो बादियो नज़र में जो मेरी समझ में आई है वो कानून ये अमेंडमेंट कर दी, उसमें तरमीम कर दी है कि जो तरकश सिटीजन इस तरह जो जिन्होंने एक्वायर की हुई है तरकश सिटीजनशिप, उनकी प्रॉपर्टी फॉरेनर्स के लिए किसी भी तरह की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये 3 वो पॉइंट हैं जिससे बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए गए फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट के, प्लस जिन लोगों ने तरकश सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है उनके लिए भी ये रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। यानी एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है इस कानून में, एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है, मैं तरकश सिटीजनशिप हासिल करने के बाद भी तरकश बाई बॉर्न तरकश लोगों के इक्वल हकूक का हामिल नहीं हूं। यानी उनकी प्रॉपर्टी तो एलिजिबल होगी, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किसी भी टाइम पर, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, जब भी वो चाहें, जब भी उन्हें मुनाफा मिल रहा हो, वो तो फॉरेनर को बेच के सिटीजनशिप के लिए मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वो तरकश सिटीजन जिन्होंने, वो जो बाहर से आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके तरकश सिटीजनशिप हासिल की है, या किसी भी मीन से उन्होंने, यानी एक्सेप्शनल बेसिस पर उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है, उनकी प्रॉपर्टी किसी भी तरह किसी दूसरे कस्टमर के लिए सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मॉडल था इन्वेस्टमेंट का वो ज़ीरो हो गया। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट थी, फॉरेनर थे, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे। अब उनकी प्रॉपर्टी अगर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं रही तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक फ्रॉड का, एक अनदेखे जो ऐसा फ्रॉड है उसका रास्ता खुलेगा। कैसे खुलेगा? हमें अब अपनी प्रॉपर्टी को सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी के लिए कस्टमर ढूंढने के लिए हमें किसी ना किसी बाई बॉर्न तरकश पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी अगर उसके नाम लेंगे और 3 साल तक उसके नाम रहेगी, उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगी और वो किसी फॉरेनर को बेची जा सकती है।
اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی اگر وہ پراپرٹی میرے سے کسی ٹرکش سٹیزن کو ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کے بعد میرا کوئی ریلیٹیو لینا چاہتا ہے مجھ سے، میرا کزن، میرا بھائی یا میرا رشتہ دار، تو اگر وہ ریلیشن شپ ثابت ہو جاتی ہے تو وہ سٹیزن شپ کے لیے پھر بھی ایلیجیبل نہیں ہے. یعنی ایک ایسا راستہ انویسٹمنٹ کا بند کیا جا رہا ہے، کفیل جو چاہے، یعنی اب ترکش بائی بارن ترکش سٹیزن جو ہے وہ کفیل بن گیا. اگر اس کے نام آپ پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی پراپرٹی کی ویلیو بڑھانے کے لیے اور اس کی ایلیجیبلٹی بنانے کے لیے ترکش سٹیزن شپ کے لیے، تو آپ کے ہاتھ کاٹ کے آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیے ہوئے، کیونکہ اس کے نام پر ٹاپو کروا دیا آپ نے. اور جب اس کے نام پر ٹاپو ہو گیا تو وہ پراپرٹی آپ کی نہیں رہی. وہ اس کے ایمان پر، اس کے دین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کیری کرتا ہے یا آپ کو سعودی عرب یا باقی عرب ممالک کی طرح بزنس کی سیٹ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کا اقامہ کینسل کر کے آپ کو گھر کی طرف روانہ کر دیتا ہے. تو یہ ایک کفیل سسٹم، اندیکھا کفیل سسٹم ایک انٹروڈیوس کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑی، صرف سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی ترکی میں. لائک اگر میں نے سٹیزن شپ یہاں ایکوائر کی ہے، میں نے لی ہے سٹیزن شپ، تو میں اپنا بزنس، اپنی جو آئندہ مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر رہا تھا. اور وہ ان انویسٹمنٹ کا بنیادی پہلو یہ تھا کہ میں ان کو فارنرز کو بیچ کے یا کسی دوست کو دوسروں سے کم قیمت پر بیچ کے اچھا منافع حاصل کر سکتا تھا اور اس کی سٹیزن شپ دلوا سکتا تھا. اب یہ راستہ بالکل بند ہو گیا. ہماری پراپرٹی پر فردر سٹیزن شپ نہیں ایکوائر کی جا سکتی. اب ایک راستہ اور نکلتا ہے، وہ راستہ نکلتا ہے کہ میری جو پراپرٹی ہے جو میں نے انویسٹمنٹ کے طور پہ لی ہوئی تھی اور اسی نظریے سے لی ہوئی تھی، وہ میں کسی ترکش سٹیزن کو بیچوں. ایک تو وہ ترکش سٹیزن اتنی مالیت نہیں دے گا، اتنا ریٹ اس سے نہیں ملے گا. دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ اگر مجھے وہاں پر منافع چاہیے ہوگا تو مجھے اسے انسٹالمنٹ پر دینی پڑے گی پراپرٹی، 2 سال کی 3 سال کی انسٹالمنٹ پر. ایک مرتبہ پھر میں بائی بارن ترکش سٹیزن کے رحم و کرم پر چلا گیا کہ وہ انسٹالمنٹ کو ڈیلے کرے، وہ کورٹ میں چلا جائے، وہ میری انسٹالمنٹ دینا بند کر دے، اور اس طرح کے کورٹ کچہری کے معاملات وہ دروازے کھل جائیں، ہم لیٹیگیشن میں چلے جائیں اور 6-8 مہینے سال لیٹیگیشن میں لٹکے رہیں اور وکلا کو فیسے میں. اب یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر ہے جون 2023 کے الیکشن کا، اپوزیشن کی سوشل میڈیا کیمپین جو چل رہی ہے فارنرز کے خلاف، اس کا بہت بڑا پریشر ہے. لیکن پریشر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس طرح کے قوانین تب بنتے ہیں، 2.5 سے 4 لاکھ ڈالر کا ہو جانا، پھر اس پر ہر آئے روز امینڈمنٹ کر کے ہر 6 ماہ بعد قدغن لگانا اور ترامیم سے مزید معاملات سخت کرنا. یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ 2023 میں ترکی رائز کرنے جا رہا ہے. آج کی میں آپ کو ترکش صدر رجب طیب اردوان کی ایک سپیچ جو انہوں نے پبلک خطاب کیا، میڈیا پر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے ایک فگر دی ہے صرف ایک گیس کی، جو نیچرل گیس دریافت ہوئی ہے ترکی میں، وہ $1 ٹریلین کی ہے مالیت اس کی. یعنی آپ صرف ان کی اکانومی میں 2023 میں جو قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں ان کا والیوم آپ ان کو بتدریج ایڈ اپ کریں تو ان کی اکانومی کہاں جاتی ہے. اور طیب اردوان نے آج اسی خطاب میں کہا ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ 2023 میں ہم اسے نکیل ڈالیں گے اور اسے اس کی اصل حالت پر لے کے آئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ انفلیشن سے مراد یہ مہنگائی اور لیرا کی گرتی ہوئی قیمت. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 2023 میں بہت معاملات ہونے جا رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا ایک ایسا ترکش سٹیزن، ایسا ترکش شہری جس نے انویسٹمنٹ کر کے سٹیزن شپ یہاں لی ہے، وہ ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا حق رکھتا ہے یہاں پر، لیکن وہ پراپرٹی اپنی اگلے کسٹمر کو بیچ نہیں سکتا کہ اس کی پراپرٹی پر سٹیزن شپ ایکوائر نہیں کی جا سکتی، سٹیزن شپ کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا بنیادی تعصب ہے جس نے لکیر کھینچ دی ہے
बाई बॉर्न टर्किश लोगों में और जो टर्किश सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं उनके दरमियान, और जो फॉरेनर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई कि उनकी प्रॉपर्टी 3 साल तक, जब तक टर्किश को किसी को सेल नहीं करेंगे, वो 3 साल तक वो टर्किश को सेल करे या खुद एक्वायर करे और उसे रखे अपने पास, उसके बाद उसकी 3 साल बाद सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी बहाल होती है। तो ये एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन का आगाज़ हुआ है। बादियों नज़र में कफ़ील सिस्टम है, और अगर ये कफ़ील सिस्टम नहीं बिल्ड होता तो फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाकी मांदा ममालिक में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी होशमंद आदमी जिसने टर्किश सिटीजनशिप भी ली हो, जिसने नहीं ली हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन जिसने ली हो वो भी यहाँ पर फर्दर अपना सरमाया इन्वेस्ट नहीं करेगा, महदूद सरमाया रखेगा और बाकी वो ज़राए देखेगा कि किन ममालिक में उसको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। जैसा कि मैंने एक सीरियल स्टार्ट की हुई है कि बाकी ममालिक की अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताऊँगा। एक मैंने कर दिया हुआ प्रोग्राम, उसके मैं 25 से 30 प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। लेकिन इसकी प्रेडिक्शन आपको याद होगा, मैंने दिसंबर 2021 में दी थी कि 2022 में 2023 के आने से पहले बहुत सारे कवानीन वो इतने सख्त कर दिए जाएंगे कि उन पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ मेरे नादान दोस्त यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इलेक्शन के बाद जो रेजिडेंट परमिट है वो बहाल कर देंगे ये रेंटल पर। ओ भाई मेरे, जो सिटीजनशिप पर इतने बड़े बड़े कदगन लग रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी तरामीम हो रही हैं, 11 तरामीम तो 1 जनवरी 2023 से लागू होने जा रही हैं। तो रेंटल प्रॉपर्टी पर रेजिडेंट परमिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 2023 में 1000 अरब डॉलर की सिर्फ गैस के ज़खायर हैं। मैं बाकी मसनूआत और बाकी जो कुदरती वसाइल हैं इनकी उनकी बात नहीं कर रहा। और जो कंपटीशन में चाइना के साथ इन्होंने यूरोप को रीच किया है कोविड के बाद, और जो यहाँ के बिज़नेस को बूम किया इन्होंने चाइना मॉडल पर, वो एक सेपरेट स्टोरी है, वो भी एक सेपरेट प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। लेकिन ये एक ऐसा तासुब शुरू हो गया है यहाँ पर जो पहले नहीं था। 2023 अब देखते हैं क्या बनता है। बादियों नज़र में तो एक क्लियर कट एक लाइन तक खींच दी गई है। वो लोग जो फॉरेनर हैं लेकिन अब टर्किश सिटीज़न हैं, और जो बाई बॉर्न टर्किश सिटीज़न हैं, उनके दरमियान में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। हम आपको आइंदा भी लेटेस्ट मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।